नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान समकालीन कहानियों में बदलते मूल्य विघटन और संवेदनहीनता की स्थिति भाग 4 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने महिला रचनाकारों की कुछ कहानियों को लेकर इस बात को समझने का प्रयास किया था कि जो मूल्य चिरंतर काल से चले आ रहे हैं उनमें वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार से विघटन की स्थिति उत्पन्न हुई और आज हम नए मूल्यों को तलाश कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में जब तक विश्वास, एक दूसरे के प्रति समझौते की प्रवृत्ति, एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहती है, तब तक स्थिति बहुत आराम से चलती है। किंतु किसी तीसरे का आना पति पत्नी के बीच में एक दरार उत्पन्न कर देता है और ये दरार कब खाई का रूप धारण कर ले, इसे दोनों में से कोई समझ नहीं पाता। ये भी सत्य है कि किसी भी एक व्यक्ति में वो सारे गुण कभी भी हमें नहीं मिल सकते जिनकी हम कामना करते हैं। अतः दूसरे व्यक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित होना ये स्वाभाविक है। अन्य को अपने पारिवारिक जीवन में आने की अनुमति देना, ये दोनों के लिए, पति और पत्नी दोनों के लिए किसी भी भयानक परिस्थिति के आने का संकेत होता है, क्योंकि विवाह विश्वास, सहयोग की भावना पर टिका है। जरा सी ठेस और ये रिश्ता टूटकर बिखर जाता है, और केवल बिखरता ही नहीं, इतनी बुरी तरह से बिखर जाता है कि चाहकर भी हम उसे जोड़ नहीं पाते। मणिका मोहिनी की कहानी है खत्म होने के बाद। इस कहानी में दंपति के मध्य की इस टूटन को लेखिका ने बहुत सुंदर ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। वो कहती हैं, उसकी बाहें मेरे इर्द गिर्द लिपटी हुई उसके पतित्व का निर्वाह भले ही कर रही हों, किंतु उनमें किसी किस्म की गर्माहट नहीं थी। एक जाना पहचाना ठंडापन उसके रों से निकलकर मेरे चारों ओर फैलता जा रहा था। ये जो अजनबीपन की स्थिति है, ये जो ठंडापन है, ये संवादहीनता की जो स्थिति है, ये बहुत भयानक होती है। जब तक पति पत्नी आपस में अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, चाहे चिल्लाकर ही क्यों ना करें, एक दूसरे से लड़ झगड़ कर ही क्यों ना करें, तब तक ये समझना चाहिए कि स्थिति सामान्य है, क्योंकि व्यक्ति लड़ता, झगड़ता, चिल्लाता भी उसी पर है जिस पर उसे पूरा अधिकार होता है, जिससे वो प्रेम करता है। पर जहाँ संवादहीनता की स्थिति आ जाए, जिस संबंध में हमें सोचना पड़े कि हमें दूसरे से क्या कहना है, वो संबंध बहुत दिनों तक टिक नहीं पाता। मणिका मोहिनी की ही दूसरी कहानी है पूरक। इस कहानी में उन्होंने दरकते दाम्पत्य जीवन को सुलझाते हुए किस प्रकार से पति पत्नी पीड़ा का अनुभव करते हैं, इसको रेखांकित किया है। पति पत्नी के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, इसलिए हर समय उस पर कोई ना कोई बंदिश लगाता रहता है। किसी से बात मत करना, कहीं जाओ मत, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई, तुमने ऐसा क्यों किया। और ये सब सुनते सुनते पत्नी परेशान, क्षुब्ध, उपेक्षित अनुभव करने लगती है और वह उसे अपने मनोभावों से अवगत कराती है। वो उसे कहती है, पर मेरी सारी इच्छाएं तो तुमसे पूरी नहीं हो सकती। तुम पति हो, अच्छे पति भी साबित हो सकते हो,
पर मुझे सिर्फ वही तो नहीं चाहिए। मैं बात करना चाहती हूँ किसी से, घर की बात के सिवा कोई भी और बात। मुझे लगता है कि भीतर ही भीतर घुट गई हूँ। एक दिन मैं इस तरह पागल हो जाऊंगी। तुम नहीं चाहते कि मैं लोगों से मिलूं? मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है। कितनी विचित्र स्थिति है कि आप अपने मन की बातों को करने के लिए भी लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप उनसे कुछ साझा ही नहीं कर पा रहे, तो फिर अपने और परायों में अंतर ही क्या रह जाएगा? क्या इससे अच्छी स्थिति ये नहीं होती कि पति पूर्ण विश्वास करके अपनी पत्नी को स्वतंत्र छोड़ दे? जाएगी कहाँ? मेरी है, मेरे पास ही रहेगी। पर जब हम बंधन की बात करते हैं, बांधने की बात करते हैं, जंजीरों की बात करते हैं, तो शुरू शुरू में तो शायद अच्छा लगता हो कि कितना ध्यान रख रहे हैं, हर समय मेरे बारे में सोच रहे हैं। पर एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि उस अतिरिक्त प्रेम संबंध में घुटन का अनुभव होने लगे। सूर्यबाला की कहानी है गुमनाम दायरे। इसमें पति पत्नी अपने अपने अहंकार स्वाभिमान में इस कदर कैद हैं कि वो एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखते और अलग अलग रहने लगते हैं। अपनी ढपली अपना राग। और ऐसे में उनके संबंधों में रिक्तता भरने लगती है। यही नहीं, पति पत्नी की तरह अपनी बेटी की भी उपेक्षा करने लगता है। संबंध दरकते दरकते समाप्त हो जाते हैं। स्वतंत्रोत्तर कहानियों में हमें विभाजन की पीड़ा और किस प्रकार से लोग अपना वतन छोड़कर जब दूसरे वतन जाने के लिए विवश हो रहे थे, तो कितनी विवशता, कितनी घुटन, कितनी शुद्धता, कितनी बाध्यता उनके व्यक्तित्व में देखी जा सकती है। ये हमें इस समय की कहानियों में दिखाई देता है। इस समय की कथाकारों ने भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी को अपनी कहानियों का वर्ण विषय बनाया। कृष्णा सोबती की बहुत प्रसिद्ध कहानी है सिक्का बदल गया। इस कहानी में शाहनी पूरे परिवार के साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित करती है। किसी के घर में दुख है, शाहनी सबसे पहले पहुंची दिखाई देंगी। किसी के घर में खुशी है, शाहनी का वहां होना जरूरी है। कोई भी ऐसा गांव का परिवार नहीं था जहां शाहनी शाहनी ना किया जाता हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने उनसे ऋण ना लिया हो। किंतु विभाजन के बाद जब उन्हें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है, तो वही लोग जिनके लिए शाहनी इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनका जीवन ही उनके बिना नहीं चल पाता था, वो तथाकथित अपने उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। शेरा, जिसे उन्होंने बचपन से अपने बच्चे की तरह पाला था, जिसकी पत्नी ब्याह को वो लेकर अपने घर आई थी, जिन्हें अपने जेवर उसने दिए थे, वो शेरा भी शाहनी के खून का प्यासा बन जाता है। मालती जोशी का उपन्यास है सहचारिणी। ये उपन्यास इस तथ्य को रेखांकित करता है कि स्त्री पुरुष के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है, किंतु वही पुरुष अवसर मिलने पर उस पर अत्याचार करने का एक भी अवसर नहीं चूकना चाहता। कहानी में योगेश नीलम के साथ दूसरा विवाह करता है, किंतु अपने नैसर्गिक स्वभाव से वो थोड़ा सा भी विचलित नहीं होना चाहता।
जिस प्रकार का उपेक्षित व्यवहार वो अपनी पहली पत्नी के साथ करता था, उसी तरह का व्यवहार वो नीलम के साथ करता है। जबकि नीलम पूरा प्रयास करती है कि योगेश की सभी ज़रूरतों का ध्यान रखे। वो क्या चाहता है ये सोचकर ही वो उस बात को पूरा करने का प्रयास करती थी। इतना ही नहीं, वो अपनी सौतेली बेटी रेणु को भी अपने पास बुला लेती है, पर निरंतर अपने पति द्वारा उपेक्षा किए जाने से वो इतना आहत हो जाती है कि वो कहती है, क्या कोई शौक से पति का घर छोड़ देता है? माना वही घर स्त्री का स्वर्ग है, लेकिन उसके लिए कोई आत्मसम्मान तो दांव पर नहीं लगा देता। और जब पति स्वयं कहे वह ऊब गया है, मुक्ति चाहता है, तब भी क्या उसकी देहरी पकड़कर बैठना श्रेयस्कर है? यहाँ वो उभरती हुई नारी चित्रित की गई है जो अपना सब कुछ समर्पित तो कर देती है, किंतु अपने आत्मसम्मान के साथ, वो अपने आत्मसम्मान के साथ कहीं पर भी समझौता नहीं करना चाहती। वो रिश्ते में बराबरी अगर ना भी चाहे तो वो ये तो चाहती है कि उसे नारी को एक इंसान मानकर, मनुष्य मानकर उसके साथ व्यवहार किया जाए। सुनीता जैन का उपन्यास है बिंदु। इस उपन्यास में बिंदु और कवि शकुन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किंतु सामाजिक जातिगत संकीर्णताओं के कारण उनका विवाह नहीं हो पाता। बिंदु के परिवार वाले उसका विवाह कृष्णकांत से कर देते हैं। जैसा सामान्य रूप से भारतीय परिवारों में होता है, बिंदु कृष्णकांत के प्रति पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देती है। एक बार किसी कवि सम्मेलन में शकुन एक कविता पढ़ता है, बिंदिया, और उस कविता के माध्यम से कृष्णकांत को बिंदु और शकुन के संबंधों का आभास हो जाता है। ये शक शकुन और बिंदु के पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देता है, क्योंकि शकुन द्वारा पढ़ी गई ये कविता कृष्णकांत के मन में इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त कर देती है कि वो बिंदु से को अकारण लांछित करने लगता है। उसे बिल्कुल ये बात का एहसास नहीं होता कि वो एक बार आराम से बैठकर बिंदु से सच्चाई का पता तो चला ले। कृष्णकांत अपने बच्चों को लेकर इंग्लैंड चला जाता है। परिवार के वियोग में बिंदु बीमार रहने लगती है। उसकी बुआ उसे इलाज के लिए अमेरिका ले जाती है, किंतु जब कृष्णकांत बीमार पड़ता है तो यही बिंदु, जिसको उसका पति कृष्णकांत हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखता रहा, वो बुआ की बात की अवज्ञा करके अपने पति की सेवा के लिए वहीं रुक जाती है। यहाँ लेखिका का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि नारी पुरुष द्वारा किए गए अन्याय, उपेक्षा, प्रताड़ना, इन सब को सहजता से भुला देती है और अपने संबंधों को वो किसी चिड़िया की तरह सहेज कर रखना चाहती है। उषा प्रियंवदा का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। इस उपन्यास में राधिका अपनी मां की मृत्यु के उपरांत अपने विश्वविख्यात प्रोफेसर पिता की विद्वत्ता, उनकी शालीनता से प्रभावित हो जाती है और उन्हें एक आदर्श मूर्ति समझती है। किंतु वही पिता जब विद्या नाम की एक अध्यापिका से
पुनर्विवाह करता है तो उसे पीड़ा का अनुभव होता है। उसे लगता है कि उसके पिता ने उसकी दिवंगत माँ के साथ अन्याय किया और कहीं ना कहीं वो अपने पिता को दुख देने के लिए पीटरसन नाम के एक विदेशी से भागकर विवाह कर लेती है। पीटरसन एक पत्रकार है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था। बेटी दोबारा से अपने पिता के साथ आकर रहने लगती है। रात्रि के समय जब वो देखती है कि उसका पिता अपनी स्टडी में काम कर रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं ये देखकर सुख की अनुभूति होती है कि उसकी सौतेली माँ विद्या अपने कमरे में अकेली है। अतृप्त प्रेम वासना पति पत्नी के मध्य संबंध विच्छेद का कहीं ना कहीं कारण बन जाती है। मृदुला गर्ग का उपन्यास है उससे के हिस्से की धूप। उसके हिस्से की धूप उपन्यास का वर्ण विषय भी अतृप्त प्रेम भावना है। कथानायक जितेंद्र अपनी कागज की फैक्ट्री में दिन रात व्यस्त रहता है। वह अपनी पत्नी मनीषा को पूरा समय नहीं दे पाता। वो इतना अपने ही जीवन में अपने कामों में व्यस्त है कि वो मनीषा की आवश्यकताओं को भी समझना नहीं चाहता और इसलिए मनीषा उसे छोड़कर मधुकर नागपाल के साथ संबंध बना लेती हैं। मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी अजय और शकुन दोनों के अहंकार में किस तरह से उनका एकमात्र पुत्र बंटी छटपटाता है, किस प्रकार से एक बच्चा माता और पिता दोनों को अपने जीवन में चाहता है, इसको रेखांकित करता है। इस उपन्यास के दोनों प्रमुख पात्र अजय और शकुन शिक्षित हैं, अच्छी नौकरी करते हैं और जीवन को लेकर उनका अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण है। एक छत के नीचे रहते हुए वो एक दूसरे के साथ अजनबियों की तरह व्यवहार करते हैं। शकुन जो एक कॉलेज में प्राचार्य हैं, वो बंटी को लेकर अलग रहने लगती हैं। उन्हें लगता है कि हो सकता है अजय बंटी के कारण उसके पास वापस आए। ऐसा नहीं हो पाता। पति पत्नी के अहंकार के बीच बंटी एक अजीब सी मानसिकता के साथ अपना जीवन जीने के लिए बाध्य होता है। वो चाहता है कि दोनों के बीच जो कुट्टी हुई है वो जल्दी सुलह में बदल जाए। ऐसा हो नहीं पाता। अजय तलाक के बाद मीरा से और शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेते हैं। बंटी ना मीरा के साथ ना डॉक्टर जोशी के साथ किसी के साथ भी अपना संबंध ठीक नहीं कर पाता, उनसे खुल नहीं पाता। ये उपन्यास शिक्षित आत्मनिर्भर दंपतियों के बीच किस प्रकार से आज एक अजनबीपन फैल रहा है, एक टूटन की स्थिति है, एक संतरास से भरा हुआ वातावरण है और उस वातावरण में किस प्रकार से बच्चों की संवेदनशीलता प्रभावित हो रही है, इसे अभिव्यक्त करता है। ममता कालिया का उपन्यास बेघर संकीर्ण मानसिकता के कारण टूटे घर की व्यथा, पीड़ा, कुंठा, संत्रास को अभिव्यक्त करता है। परमजीत अशिक्षित है। सड़क छाप घटिया किताबों को पढ़कर वो अपने मन में लड़की के कुंवारेपन को लेकर
एक धारणा बना लेता है। ये धारणा गलत है, किंतु वो समझता नहीं है। उसका विवाह संजीवनी के साथ होता है, जो बहुत सुंदर है, शिक्षित है। विवाहोपरांत जो उसने मिथ्या धारणा अपनी मानसिकता में गहराई तक बो ली थी, उसके सत्य साबित होने पर वो अकारण संजीवनी को तलाक देकर एक कंजूस, फूहड़, लड़ाकी रमा से विवाह कर लेता है और अपने जीवन को कुंठा और पीड़ा से भर देता है। वो अपने जीवन में इतना व्यथित हो जाता है कि कथांत में आकर उसकी मृत्यु हो जाती है और रमा बेघर हो जाती है। किस प्रकार से एक संकुचित दृष्टि घर को तहस नहस कर सकती है, इसका बहुत सुंदर यथार्थ अंकन लेखिका ने अपने इस उपन्यास में किया है। दीप्ति खंडेलवाल का उपन्यास है प्रिया। इस उपन्यास की राधा ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी एक साधारण सी कन्या है। रवि से प्रेम करती है। गांव में महामारी फैलने पर रवि राधा को शहर ले आता है। शहर में कुछ अज्ञात लोग रवि को अकेला देखकर मारते हैं। इतना मारते हैं कि वह दिव्यांग बन जाता है और राधा उन गुंडों की कुत्सित मानसिकता का शिकार हो जाती है। बेटी सौदामिनी को जन्म देते समय राधा की मृत्यु हो जाती है और रवि कॉपी पेंसिल बेचकर अपनी बेटी सौदामिनी को पढ़ाता है। सौदामिनी प्रतिभाशाली थी, इसलिए उसके स्कूल के मालिक यशवंत उससे विवाह करने की अनुमति लेने के लिए रवि के पास आते हैं। यशवंत की जो वास्तविकता है उससे परिचित ना होने के कारण रवि खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उससे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु यशवंत सौदामिनी के लिए एक अच्छा रिश्ता साबित नहीं होते। एक दिन उसके सामने ही सौदामिनी के साथ बलात्कार किया जाता है और वह मूक दृष्टा बनकर बैठा रहता है। अपमानित गर्भवती सौदामिनी शुद्ध होने पर भी कोई प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं करती। कहानी के माध्यम से इस उपन्यास में लेखिका ने 2 पीढ़ियों की नारियों के जीवन की घुटन पीड़ा को बहुत मार्मिकता के साथ, यथार्थता के साथ और सत्यता के साथ रेखांकित किया है। प्रभा सक्सेना के द्वारा रचित उपन्यास टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष की चरित्र नायिका चरित्रा योग्य अनुसंधान अधिकारी है। उसका पति एक सामान्य क्लर्क है और अपने जीवन की कुंठाहीनता को छुपाने के लिए शिरीष चरित्रा पर अत्याचार करता है और इस अत्याचार को करके उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी पत्नी से श्रेष्ठ है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक क्षेत्र में हमें विसंगतियां,
हिंसात्मक प्रवृत्तियां और मूल्यों में विघटन दिखाई दिया। साहित्यकारों ने गांधीवादी विचारधारा, जिसमें हम कह सकते हैं कि नारी जागरण की बात उन्होंने की, बेरोजगारी की बात की, अहिंसा की बात की, मूल्य विघटन दिखाया, इन सब पर उन्होंने अपने विचार अपने साहित्य में अभिव्यक्त किए। इस समय की रचनाओं में ऐसे पात्रों की योजना की गई जो अहिंसा के मार्ग पर प्रशस्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। बाला दुबे का उपन्यास है मकान दर मकान, मनु भंडारी का महाभोज, मृदुला गर्ग का अनित्य। इन सभी उपन्यासों में हमें स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक विसंगतियों के बारे में पता चलता है। मृदुला गर्ग के उपन्यास अनित्य में राजनीतिक विसंगतियों का अंकन किया गया है। मनुष्य सभी प्रकार से संपन्न होने पर भी किस तरह से अकेला, तनावग्रस्त और कुंठित हो जाता है, इसे लेखिका ने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है। अविजित अवसरवादी है, क्रांति दल का नेता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह गांधीवादी दल में सम्मिलित हो उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से महाभोज उपन्यास में किस प्रकार से राजनीतिक दल आपसी गठबंधन कर अपराध और राजनीति के आंतरिक संबंधों को जन्म देते हैं, सत्ता की आकांक्षा करते हैं और अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, इसे लेखिका ने चित्रित किया है। अगले वक्तव्य में हम और महिला रचनाकारों की कहानियों को लेकर इस बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में किस प्रकार से मूल्यों का विघटन हुआ और किस तरह से इन महिला रचनाकारों ने उसे अपने साहित्य में समाहित किया है। तब तक के लिए धन्यवाद।